कहते हैं ना, कलहारी कल कल करे, दुहारी छू होए, अपनी अपनी बांध से कभी न चूके कोई। बोलने वाले बोलकर द्वेष पैदा करते रहते हैं और लड़ाने वाले लड़ाकर गायब हो जाते हैं। किसी की आदत कभी नहीं छूटती है। अंबानी, टाटा, अदानी जैसे उद्योगपतियों को गाली देने वाले लोग अभी कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब टाटा और अमेरिका के बाद अंबानी ने बड़ी कमान संभाली और वो भी इजराइल के साथ मिलकर। तो वहीं दूसरी तरफ G7 की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर क्यों बौखला गए? बौखलाहट में बहुत कुछ कह गए। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आज जब इस समय महामारी पूरे चरम पर है, तब न ही कोई आंदोलनकारी सामने आ रहा है, न किसी पार्टी के नेता काम आ रहे हैं और न ही अपने वो लिब्रांडू में से कोई आगे आ रहा है। ये लोग देश की सेवा में लोगों की मदद के लिए कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। दिख कौन रहे हैं? तो टाटा, अंबानी, अडानी, यही वो उद्योगपति हैं जिन्हें गालियां देते लोग नहीं थे। बॉलीवुड के कई स्टार्स तो भाग चुके हैं देश छोड़कर, पर ये वो हैं जिन्होंने इनके पास जितने भी संसाधन थे उनमें से अधिकतर को इस महामारी से भारत को निकालने में लगा दिए हैं। रिलायंस कंपनी यानी कि मुकेश अंबानी की कंपनी की बात करें तो ये भारत सरकार के साथ मिलकर बहुत जोर शोर से महामारी को रोकने में मदद कर रही है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लो कि कई राज्यों में फ्री में ऑक्सीजन सप्लाई रिलायंस कर रही है, तो वहीं जामनगर में 1000 बेड वाला कोविड का हॉस्पिटल बनवा रही है, तो वहीं मुंबई में भी महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर कोविड अस्पताल की स्थापना कर रही है। रिलायंस कंपनी इन बातों में काफी आगे निकलकर बढ़ चढ़कर सामने आ रही है और अब तो बिल्कुल कमाल हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने इजराइल के साथ अब भारत की महामारी को कंट्रोल करने के लिए हाथ मिला लिया है। इसके तहत रिलायंस कंपनी अब एक नई टेक्नोलॉजी को भारत ला रही है। रिलायंस ने इजराइल के एक स्टार्टअप ब्रीथ ऑफ हेल्थ के साथ एक डील करी है जो 15 मिलियन US$ की डील है और इसके तहत एक ऐसी टेक्नोलॉजी रिलायंस भारत लेकर आ रहा है जो कि गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये रैपिड आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है कोविड के लिए। यानी कि सिर्फ सांसों से ही पता चल जाएगा कि किसी को कोरोना है या नहीं है। अब इससे फायदे क्या होंगे आप ऐसे जान लो। अभी जो परीक्षण के लिए जाता है वो 3 से 4 दिन रिपोर्ट आने में लगती है। ऐसे में 3-4 दिन के अंदर वह शख्स कितनों को महामारी फैला चुका होता है। इसके आने के बाद न सिर्फ परीक्षण की प्रक्रिया काफी तेज हो जाएगी, बल्कि महामारी के रोकथाम में भी बड़ी मदद मिलेगी। अब इस पूरी टेक्नोलॉजी को सेटअप करने के लिए इजराइल से भारत एक टीम आने वाली थी, जिसके लिए रिलायंस ने भारत सरकार से अनुमति मांगी और भारत सरकार ने ये अनुमति दे दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई हैं। यही वजह थी कि अनुमति लेनी पड़ी। अब इस टेक्नोलॉजी से कुछ ही सेकंड में रिपोर्ट्स आ जाएंगे और रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से बड़ी मदद मिलेगी रोकथाम में। और सक्सेस रेट की बात करें तो यह 95% से ज्यादा सफल रही है। कहा यह जा रहा है कि ये सारे टेक्नोलॉजी के जितने भी इक्विपमेंट्स है ये भारत पहुंच चुके हैं, बस इंतजार है उस टीम का जो आकर इसे सेटअप करेगी। और बड़ी बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री के पास इसके डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस भी है, जिसकी वजह से ये भारत सरकार के साथ मिलकर कई जगह पर इसका सेटअप कर सकती है और सैकड़ों इस तरह के इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के लिए करार हुए हैं इस स्टार्टअप और रिलायंस के बीच। वैसे उन लोगों के लिए ये बड़ी सबक है जो हमेशा उद्योगपतियों को दोष देते रहते हैं। इस वक्त देश के काम भी उद्योगपति ही आ रहे हैं और पहले भी आते रहे हैं जब लाखों लोगों को रोजगार देते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में हो रहा है G7 की मीटिंग, जिसमें आखिरकार बौखला ही गए विदेश मंत्री एस जयशंकर। वैसे आपको बता दें, प्रतिनिधि मंडल में 2 सदस्यों को कोरोना निकलने के बाद भारत के विदेश मंत्री ने G7 की इस बैठक में डिजिटल रूप से बातचीत करी। आपको बता दें G7 का सदस्य नहीं है भारत, लेकिन बतौर मेहमान मंत्री इसमें शामिल हुए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। वैसे गेस्ट के तौर पर भारत को बुलाए जाने से पाकिस्तान और चीन दोनों की नजरें इस पर बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जाते जाते ट्रंप इस बात का संकेत दे चुके थे कि G7 में भारत को शामिल किया जाए।
हालांकि उस समय भी जर्मनी ने रोड़ा अटकाया था और जर्मनी ने कहा था कि G7 को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो ट्रम्प न सिर्फ भारत बल्कि रूस को भी G7 में शामिल करना चाहते थे, पर जर्मनी के विरोध के बाद ये मामला थोड़े ठंडे बस्ते में चला गया था। पर अब वक्त की ऐसी नजाकत है कि भारत को हर बड़े मंच पर शामिल करने की जरूरत है। यही वजह है कि G7 में भारत के बतौर मेहमान शामिल होने पर भी पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और पूरी दुनिया को पता था कि इस मीटिंग में चीन के नाम पर तो बवाल मचेगा ही। चीन के साथ भारत के संबंध किसी से छुपे नहीं रह गए हैं। जब शुरुआती दौर में भारत ने व्यापार पर प्रहार करना शुरू किया था, तब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि भारत ऐसे करके रिश्तों को खराब कर रहा है। पर उस वक्त भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़े कड़े शब्दों में चीन के विदेश मंत्री को ये समझाया था कि युद्ध और व्यापार दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। एक बार फिर G7 में आखिरकार चीन की बात उठी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल्कुल साफ साफ और कड़े लहजे में कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध अब एक ऐसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं जिसको हल करने के लिए सबसे पहले सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है, और अगर चीन को भारत के साथ अच्छे संबंध चाहिए तो सबसे पहले सीमा पर हालात सही करने होंगे। आगे उन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि भारत और चीन का संबंध इसलिए भी कठिन दौर से गुजर रहा है क्योंकि सालों से चले आ रहे समझौतों और सहमतियों का उल्लंघन किया गया है। चीन ने LAC पर या उसके करीब बड़े पैमाने पर सेना तैनात करके उन सारे समझौतों का उल्लंघन कर दिया है। आगे यही नहीं रुके एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा कि भारत उनमें से नहीं हो सकता है जो सीमाओं पर संघर्ष, जबरदस्ती, धमकी और खून खराबा सहे और फिर आपसे कहे कि चलिए हम दूसरे क्षेत्र में अच्छे संबंध बनाते हैं। ये वास्तविकता नहीं है और हम इसी बात पर चीन से बात कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में भले चीन के साथ हमारी बातचीत सफल हुई है और कुछ क्षेत्रों में अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन तनाव कम करने के लिए जो होना चाहिए वो अभी भी बाकी है। ये तनाव तभी कम होगा जब सैनिक पूरी तरीके से वापस आ जाएंगे। वैसे आपको बता दें, हाल ही में चीनी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करी फोन पर। जब इसके बारे में पूछा गया तो एस जयशंकर ने साफ किया कि यह फोन कॉल सिर्फ और सिर्फ महामारी से संबंधित था। चूँकि चीन ने हमारे व्यापारियों के कई कार्गो को रोक रखा है, उसी को जल्द से जल्द पाबंदी हटाकर भेजने की बात कही है। वैसे एस जयशंकर काफी प्रखर और साफ साफ बोलने वाले नेताओं में से जाने जाते हैं और पहली बार है जब कोई दबी जुबान पर नहीं बल्कि खुलकर चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बोल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के उद्योगपति इस वक्त सचमुच भारत की मदद कर रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।